सुनने में ये आ रहा, लोग ही वहाँ पे बताते हैं कि ये लोग शायद उनसे पैसा वगैरह भी लेते हैं और अपनी प्रोग्रेसिव सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आपके ही ऑफिसरों के ऊपर आरोप लगते हैं कि ये लोग फील्ड पर जाते ही नहीं हैं, और जो लोग मछली पकड़ रहे हैं, सुनने में ये आ रहा, लोग ही वहाँ पे बताते हैं कि ये लोग शायद उनसे पैसा वगैरह भी लेते हैं और अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप देखेंगे कि कोई कानून से बालादस्त नहीं है। अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट है कि वो अगर वो कानून की कोई उल्लंघन करता है जी जी, तो उसको कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा। इसके अलावा कई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स आपके पास आती हैं और सुनने में ये आ रहा है कि उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाता, होता नहीं है, और कई यूनिट जो हैं वो ये कह के सरेंडर कर दिए जाते हैं कि हमारे पास व्यक्ति ही नहीं है जो ये यूनिट। हम जो है, हमारा रोल कोई नहीं होता है कि हम कोई किसी गलत तरीके से कोई किसी इंसान को कोई फ़ायदा दें। कई यूनिट्स जो हैं वो 5-5 साल 10-10 साल पुराने हैं, उनको ही नए यूनिट बनाकर शो किया जाता है और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिखा दी जाती है। ऐसी भी कोई जानकारी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। पिछले कुछ समय से हम लगातार आपको फिशरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसके खुलासे कर रहे हैं, और कई जगहों पर इस तरह के आरोप हैं फिशरी डिपार्टमेंट के ऊपर कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और छोटी मछली या फिर महाशीर मछली, जिसे प्राइड ऑफ जम्मू कहा जाता है, उसका शिकार किया जा रहा है और नाइट फिशिंग भी की जा रही है। कहीं छोटी मछली को पकड़ने के लिए बड़े जाले काम नहीं आते तो जो मच्छरदानी होती है उसका इस्तेमाल कर कर भी छोटी मछली जो है वो पकड़ी जा रही है। और इसके ऊपर क्योंकि हम लगातार खबरें कर रहे हैं, और इसके अलावा हमने जो रिसेंटली एक स्टोरी की थी बाबा पैड़ देवता की, जो महाराजा हरि सिंह जी के कुल देवता भी हैं, उनकी स्टोरी की थी, तो उसके बाद वहाँ पर एक्शन भी हुआ है। लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए जो फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं बशीर अहमद भट्ट जी, इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि लगातार पिछले कुछ समय से हम ये स्टोरीज़ कर रहे हैं और आरोप जो है वो फिशरी डिपार्टमेंट पर लग रहे हैं कि यहाँ पर छोटी मछलियों का शिकार करके लोग बेच रहे हैं और फिशरी डिपार्टमेंट जो है वो नाकामयाब है, वो कोई काम नहीं कर रहा। इस पे आपने कोई संज्ञान लिया है? देखिए, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप मेरे पास आए और जितनी भी आपको शिकायतें हैं डिपार्टमेंट के बारे में तो आप उनकी क्लेरिफिकेशन मेरे से चाहते हैं जी। तो ये आपका बड़कपन है कि आप मेरे पास आए। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का ताल्लुक़ है, मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि हमारी यहाँ पे दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक एक्टिविटी होती है वो कैप्चर फिशरीज़ की, जैसे हमारे ओपन स्ट्रीम्स होते हैं, इनमें बाज़ाब्ता हमारे जो है एक ख़ास तबका जो है जुड़ा हुआ है, माहीगीरों का तबका जो है, जो गरीबी की रेखा से नीचे अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं, तो वो उनसे अपना मछली का शिकार करने के बाद अपना रोज़गार हासिल करते हैं। जी। इसी तरह से जो है हमारी एक और एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं जो है कल्चर फिशरीज़ की। कल्चर फिशरीज़ में जो है आपने देखा होगा कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी फार्म्स हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हर डिस्ट्रिक्ट में हम जो हैं प्राइवेट फार्म्स बनाते हैं ताकि हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट का जो है जितनी भी हमारी स्कीमें हैं जो हमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमें मुहैया करती है, उन स्कीम्स के तहत पैसा हमें मिलता है, ताकि वो पैसा जो है हम इनको सब्सिडी के तौर पे देते हैं लोगों को, ताकि वो इन स्कीम्स को अमलाएं। चाहे वो एक तालाब बनाना हो, वहाँ पे मछली का जो है रियरिंग करना हो, फिर उसके बाद रियरिंग करने के बाद उसकी मार्केटिंग वो करते हैं, मार्केटिंग के बाद जो है उनको पैसा मिलता है तो वो अपना जो है रोज़गार उसे हासिल कर लेते हैं। जी। तो
अब मैं अगर बात करूंगा कि कैप्चर फ़िशरीज़ की, कैप्चर फ़िशरीज़ में हमारे जो है मुलाजिम होते हैं जो हर जगह पर तैनात हैं जहाँ पे हमारी ओपन वाटर बॉडीज़ होती हैं। चाहे आप ये देख रहे हैं कि रिवर का, ये जो रिवर यहाँ पे हमें तवी है जम्मू में, इसमें तैनात हैं हमारे मुलाजिम। उनकी बेसिक ड्यूटीज़ यही होती हैं कि वो इसका जो है देख रेख करें। देख रेख इस तरह से करनी होती है कि पहले मैं आपको अर्ज़ करूंगा कि आपने जो शिकायत की कि यहाँ पे छोटी मछलियाँ यानी सीड जो होता है वो लोग पकड़ते हैं, उसको बाज़ाब्ता वो हमारे पास एक फ़िशरीज़ एक्ट है, उसके तहत वो उसका केस जो है वो लॉज करते हैं। तो केस करने के बाद जो है वो कोर्ट में चला जाता है वो केस। तो वहाँ पे उसकी, अगर उसने किस जुर्म के, किस एक्ट के तहत जो है जुर्म किया होगा तो उसको बाज़ाब्ता वहाँ पे सज़ा मिलती है। और दूसरी ये बात है कि जब वो उसको पकड़ते हैं, जो हमारे मुलाजिम पकड़ते हैं, तो उनको वो उसी वक्त उससे देखते हैं कि इसने कितना नुकसान किया है, तो उसका कंपनसेशन वो ऑन स्पॉट लेते हैं। अगर उसने कोई ज़्यादा से संगीन जुर्म किया होगा, कोई डायनामाइट इस्तेमाल किया होगा, एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया होगा, या कोई पॉइजनिंग की होगी जिससे उसने मछलियाँ मारी होगी, तो उसका इम्प्रिजनमेंट भी होता है। 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट भी है उसको, यानी उसको वो 6 महीने जेल जा सकता है। तो ये हमारे कवानीन हैं हमारे डिपार्टमेंट के, जो हमारा फ़िशरीज़ एक्ट है वो लागू है। तो जहाँ तक हमारे मुलाजमों का ताल्लुक है, उनको हम सख्ती से जो है उन पर जो है कहा जाता है कि वो अमल करें इस फ़िशरीज़ एक्ट पे। और जहाँ भी वो देखेंगे कि कोई जो है खिलाफ वर्जी होती है, तो उसका वो जो है बाज़ाब्ता ऑन स्पॉट एक्शन लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो और उसका जो है केस मुरतब किया जाता है, और उसके साथ जो भी कुछ कानूनी तौर पर करना होता है तो कानूनी प्रतिक्रिया जो है वो अमल में लाते हैं। तो उसके खिलाफ जो है वो केस दर्ज करते हैं। तो जहाँ तक आपकी शिकायत का ताल्लुक है, एक और शिकायत का ताल्लुक जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो हैं यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस हैं, यानी रिसेंटली हमारी एक शिकायत आई थी कि बाबा पाट देवता पे हमने ऑलरेडी जो है सेंचुरी उसको करार दिया है। सेंचुरी वो चीज़ होती है जहाँ पे मछली का शिकार हो ही नहीं सकता है। जी। तो हमने उसको, वो तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया है, यानी ऊपर वाला एरिया 1 किलोमीटर और नीचे वाला एरिया 1 किलोमीटर है। तो वहाँ पे जो है कोई भी मछली का शिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो है हमारा जो मज़हब रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो वहाँ पे पामाल नहीं होने चाहिए। वहाँ पे वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो वहाँ पे उस एरिया को ही हमने सेंचुरी करार दिया है, ताकि वहाँ पे लोग ना जाएं। वहाँ पे बाज़ाब्ता हमने साइन बोर्ड्स लगाए हैं, आपने देखे होंगे कि वहाँ पे मछली पकड़ना लिखा है हमने कि मना है, प्रोहिबिटेड है। तो लेकिन उसके बावजूद हमने वहाँ पर जाकर चेक किया, स्टोरी भी हमने की थी उस स्थान की। वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि लोग पकड़ते हैं, 1 किलोमीटर नीचे हो या ऊपर लोग पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसकी बिल्कुल जो है इनकार नहीं कर सकता हूं कि आपका जो है, आप जो हमारे नोटिस में ला रहे हैं ये शिकायत में हो भी सकता है कि कुछ लैप्सेस होते हैं कि कभी मुलाजिम जो है रिलैक्स करते हैं। लेकिन रिसेंटली जो है मैंने वहाँ पे जो है चेयरमैन जो है वहाँ पे किसान बोर्ड के, तो वहाँ पे महंत राजेश बिटू जी वो वहाँ पे गए। तो उन्होंने बाज़ाब्ता, मैंने जो जितनी भी फील्ड फंक्शनरीज हैं उनको वहाँ भेज दिया उसके पास। वो ऑन स्पॉट गए थे वहाँ पे, उन्होंने उन मुलाजिमों के साथ जो है उनकी डिलिब्रेशंस हो गई। वहाँ पे उन्होंने मुलाजिमों के साथ जितना भी उनका जो कंसर्न था उसका उन्होंने उनके सामने रखा। जो भी वहाँ पे जो ऑफिसर इंचार्ज है, इंस्पेक्टर होता है वहाँ पे, उसके सामने उसको रखा। तो इंस्पेक्टर ने भी उसके कुछ सुझाव दिए कि हम अब सख्ती से इनके साथ निपटेंगे। जो भी ये पोचर्स होंगे, आगे जो है हमारा जो लाही अमल रहेगा वो बिल्कुल सख्ती से हम इनके साथ पेश आ जाएंगे। और अगर किसी को हमने लाइसेंस दे रखी है, क्योंकि हम ये लाइसेंस उनको 1 साल के लिए जो हमारे फिशरमैन कम्युनिटी के लोग होते हैं, हम ये लाइसेंस उनको 1 साल के लिए देते हैं। अगर हमने किसी को भी वहाँ पे देखा कि मछली पकड़ते हुए, तो हम उसकी लाइसेंस को रद्द भी कर सकते हैं। तो वो हम जो हैं वो सख्ती से हम पेश आ जाएंगे, तो आगे आपको ये शिकायतें नहीं मिलेंगी। मतलब पूरी तरह से पूरी तरह से इसके ऊपर जो है ब्लैंकेट बैन जो है लगेगी।
लेकिन एक और आपके ही ऑफिसरों के ऊपर आरोप लगते हैं कि ये लोग फील्ड पर जाते ही नहीं हैं, और जो लोग मछली पकड़ रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है, लोग ही वहाँ पे बताते हैं कि ये लोग शायद उनसे पैसा वगैरह भी लेते हैं और अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिखाते रहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, और ये फील्ड पे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा लटर मस्ती भी कर रहे हैं। तो ये तो स्टोरी करने से के बाद आपने मशीनरी एक्टिव की होगी, लेकिन उससे पहले आप सोचें कि ये लोग वहाँ पर किस तरह से कार्य कर रहे थे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि अगर मैं ऐसे ही बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर कीचड़ उछालूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई मुझे ये सबूत देगा कि किसी मुलाजिम ने कहीं से कहीं पैसा पकड़ा है, तो मैं उसको फ़ौरन कार्रवाई कर सकता हूँ, और उसकी नौकरी भी अगर मुझे उसकी लेनी पड़े तो मैं उस एक्शन से जो है पीछे हटूंगा नहीं। अगर मुझे ये कोई बात, लेकिन आरोप लगते हैं, लेकिन उनका कोई सबूत हमें नहीं मिले तो सबूत होने के बगैर ही हम कोई कार्रवाई करें, वो अच्छा नहीं रहता है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक हमने स्टार्ट में स्टोरी की थी, जो रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया था, वहाँ पर छोटी मछली का व्यापार कर रहे थे लोग, और जिस शख्स ने आवाज़ उठाई थी उसको आपके डिपार्टमेंट के शायद एक मोहम्मद हनीफ नाम के एक व्यक्ति थे, जो उन्होंने बाद में, मैंने उस शख्स की मानने की स्टेटमेंट भी ली थी, उन्होंने बोला था कि वो मोहम्मद हनीफ जी उनको को धमकियाँ वगैरह भी दे रहे थे यहाँ पर बुलाकर, तो उनका कंसर्न नहीं था, फिर भी वो ऐसा कर रहे थे। तो ये है आपकी जानकारी में? नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप देखेंगे कि कोई कानून से बालादस्त नहीं है। अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट है कि अगर वो कानून की कोई उल्लंघन करता है, जी, तो उसको कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। लेकिन ये भी चीज़ है कि अगर बिना सबूत के कि मेरे पास कोई आ जाएगी, कोई शिकायत आ जाएगी, तो लगता है कि मैं उसमें कोई एक्शन कर नहीं सकता हूँ जब तक मेरे पास कोई सबूत ना मिले। ठीक है, सबूत मिलेगा कि मैं बताऊंगा कि कोई कानून से बालादस्त नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, उसके खिलाफ एक्शन हो जाती है। इसके अलावा कई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स आपके पास आती हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि उससे प्रॉपर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाता, होता नहीं है, और कई यूनिट जो हैं वो ये कह के सरेंडर कर दिए जाते हैं कि हमारे पास व्यक्ति ही नहीं है जो ये यूनिट चला पाएँ, तो सरेंडर कर दिया जाता है। इसकी भी देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा आपको कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपको कि हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है हमें काफ़ी जो है फंडिंग हो रही है, चाहे वो ये तालाब बनाने के लिए, चाहे बायोफ्लॉक बनाने के लिए, चाहे हैचरीज बनाने के लिए, चाहे ट्राउट फार्म्स बनाने के लिए, और हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं। उसका हम बाज़ाब्ता जो है एडवर्टीज़मेंट भी करते हैं और लोगों में अवेयरनेस भी करते हैं। तो हम जो हैं बाज़ाब्ता उसकी सिलेक्शन के लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम है यहाँ पे। मैं अर्ज़ करूँगा कि आपको इस तरह की डिपार्टमेंट सिलेक्शन नहीं करता है, हम सिर्फ एप्लीकेशंस लेते हैं। डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो एडवर्टीज़मेंट करता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके ज़रिए से वो जो है या हमारी वेबसाइट से जो है आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी ये सारी स्कीमें वहाँ पे लगी हुई हैं। और जब बेनिफिशरीज़ को पता चलता है कि उसके पास वो इसके लिए किसी उन बेनिफिशरीज़ को प्री रिक्विजिट जो होते हैं, यानी जो उनको मांगा जाता है, चाहे अगर किसी को कार का फार्म बनाना हो, उसके पास एक ज़मीन तकरीबन 3 कनाल की होनी चाहिए, ठीक है, और एक अच्छा सा वाटर सोर्स वहाँ पे होना चाहिए। तो जब वो क्वालिफाई करता है, हम पहले तो एप्लीकेशंस लेते हैं। एप्लीकेशन लेने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में जो हैं बाज़ाब्ता वो होती हैं, वो एक्सटेंशन विंग्स होती हैं, वो जाते हैं ऑन स्पॉट और वहाँ उसका जो है फिजिबिलिटी देखते हैं। क्योंकि फिजिबिलिटी इसलिए देखी जाती है क्योंकि अगर हमने उसको एक यूनिट दिया तो कल उसका फेलियर नहीं होना चाहिए। कल अगर वो फेल हो गया तो वो भी डिपार्टमेंट के सर के ऊपर आ जाता है कि आपने क्यों ऐसा सिलेक्शन की, गलत सिलेक्शन की, जिस पे सरकार का पैसा जो है खुदा न खास्ता जो है फ्यूटाइल एक्सपेंडिचर हो गया, वो गलत तरीके से खर्च हो गया और उसका फ़ायदा नहीं मिला लोगों को, उसका लाभ नहीं मिला लोगों को। तो इसलिए हमने आप बाज़ाब्ता वो एक्सटेंशन विंग्स रखी हैं जो वहाँ पे चले जाते हैं ऑन स्पॉट, वहाँ पे वो रिपोर्ट देते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि सपोज़ मैं बताऊँगा कि आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हमारे पास एप्लीकेशंस अगर 150 आई होगी और हमारे पास यूनिट्स जो हैं 100 ही होंगे,
तो हम कैसे सिलेक्शन करते हैं? सिलेक्शन के लिए बाज़ाब्ता जो है एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास होती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उसका चेयरमैन होता है, वो डीएलसी उसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है, जो सिलेक्शन कमेटी जो है, तो उसका डीसी चेयरमैन होता है और उसके अंडर जो है एक इंडिपेंडेंट कमेटी रहती है जो वो खुद ही वहाँ पे उनको नॉमिनेट करता है, चाहे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हो उसके अंडर या कोई और ऑफिसर होता है, जितने भी ऑफिसर वो चाहता है कि वो अपनी उस कमेटी में रखता है। तो उसके बाद जो है जब हम लिस्ट भेजते हैं उनको, अगर यूनिट्स ज़्यादा हों जी, यूनिट्स कम हो यानी बेनिफिशरीज ज़्यादा हो, तो फिर वो ड्रॉप लॉट्स करते हैं, यानी वो उनको सिलेक्ट करने के लिए वो ड्रॉप लॉट्स करते हैं और करता वही कमेटी सिलेक्ट करती है, हमारा इसमें रोल नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर यूनिट्स कम होंगे तो बेनिफिशरीज यूनिट्स ज़्यादा होंगे, बेनिफिशरीज कम होंगे, तब उनको वो ड्रॉप लॉट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो बाज़ाब्ता जो है उनको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है हम जो है हमारा रोल कोई नहीं होता है कि हम कोई किसी गलत तरीके से कोई किसी इंसान को कोई फ़ायदा देना चाहेंगे। तो ये चीज़ें हम बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है बिल्कुल वो इन जो उसको गाइडलाइंस होती हैं उनको उनके मातहत वो रहता है। वो गाइडलाइंस जो हैं वो भारत सरकार ने ही तय की हैं, वो हमने तय नहीं की हैं, वो भारत सरकार ने ही तय की हैं। तो उन गाइडलाइंस के मातहत हमें डिपार्टमेंट को रहना होता है। रहा सवाल कि हम जो है बिल्कुल हम ये इसमें जो है कोई मैं रिव्यू लेता हूँ हमारे अपने पूरी जम्मू डिवीज़न का और कश्मीर डिवीज़न का भी मैं हर 15 दिन के बाद मैं रिव्यू लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक है, और जो ऑफिसर ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करता है उसको जो है लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी हम देते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ या हम जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्कीम्स के तहत जो है लाभ मिल सके। लेकिन सुनने में ये भी आता है कि कई यूनिट्स जो हैं वो 5-5 साल 10-10 साल पुराने हैं, उनको ही नए यूनिट बनाकर शो किया जाता है और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिखा दी जाती है। ऐसी भी कोई जानकारियां हैं आपके पास कि ऐसे कोई यूनिट है जो पहले बने हुए हैं और इस साल नए बनाकर दे दी और फंडिंग दे दी, पैसे भी दे रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस भी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि हमने ये काम किया है? देखिए, मैं बताऊँगा आपको कि जहाँ तक भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार कहता है कि ये जो यूनिट्स हैं जो ये आप एक क्लस्टर में बनाएं। आपको मैं अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पे अगर हम अपनी स्टेट की बात करेंगे, यहाँ लैंड होल्डिंग कम है, ये हिली स्टेट है। अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे बाकी स्टेट्स के साथ, वहाँ जो है लैंड काफ़ी अवेलेबल है। आप देखिए, अगर पंजाब को ले लेंगे, वेस्ट बंगाल को ले लेंगे, आंध्र प्रदेश को ले लेंगे, वो प्लेन एरिया है, वहाँ पे ज़मीन की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे लैंड की काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोगों को जो है यहाँ पे ज़मीन देना, यानी एक फार्म बनाने के लिए उसको 3 कनाल ज़मीन देनी पड़ती है, तो उसको काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी इसमें जो कि आपको हम इसको इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें जो फैसिलिटी रखी है कि एक बेनिफिशरी को हम 4 यूनिट भी दे सकते हैं। यानी अगर हमने किसी बेनिफिशरी को एक फॉर्म दिया, उसको हम डबल भी कर सकते हैं। यानी ज़मीन अगर उसके पास होगी, सपोज सेम को ही तो सेम को कोई उसमें कोई चक्कर नहीं है। वही यूनिट जो पहले बना हुआ है, एक नया यूनिट बनाए तो बात अलग है, लेकिन नहीं, उसी के साथ अगर उसको एक्सटेंशन वो देगा। हाँ, यानी अगर उसके पास 3 कनाल ज़मीन है, अब उसके पास 6 कनाल ज़मीन है, वहाँ पे और 3 कनाल ज़मीन है, वो इसको डबल भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है इसी यूनिट को। ये अगर मैं बताऊँगा कि इसमें जो है ये हमें 2 तरह के कल्चर करते हैं। एक ट्राउट कल्चर होता है, दूसरा कार्प कल्चर होता है। कार्प कल्चर में आपको मैं कहूँगा कि उसमें लैंड की बहुत ज़रूरत होती है फिश को ग्रो करने के लिए। अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश को ले लेंगे, वहाँ पे 100 हेक्टेयर का पांड होता है। 1 हेक्टेयर में ज़मीन आपको पता होगा कि उसमें 20 कनाल होते हैं। अब बताइए कि अब 100 कनाल आप 20 कनाल मल्टीप्लाई बाय 100 करो, वो कितने कनाल ज़मीन होगा? वो 100 हेक्टेयर का भी पांड होता है वहाँ पे, और उनको इसी तरह से प्रोडक्शन भी बहुत निकलती है। अब हमारे में जहाँ अगर हम 2 कनाल का वाटर एरिया का पांड ले लेंगे, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मछली जो है बना सकते हैं उसमें 1 टन तक। वहाँ 100 टन 20 हज़ारों टन वो वहाँ पे वो मछली निकाल सकते हैं।
तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर हम दूसरे कल्चर की बात करेंगे यहाँ पे ट्राउट कल्चर की, ट्राउट कल्चर में ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। एक यूनिट जो है वो जो बनता है वो तकरीबन उसके लिए 2 मरले 3 मरले 4 मरले ज़मीन काफ़ी है। यानी वो एक रेसवे बनती है, वो 50 क्यूबिक मीटर उसका जो है डायमेंशन होता है, तो उसमें बनता है। और उसमें वो तकरीबन सीड जो है 4000 के करीब स्टॉक कर सकता है। और इसमें 2 कनाल वाटर एरिया में अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 100 फिंगरलिंग वो सीड जो है वो स्टॉक कर सकता है। आप देखेंगे कहाँ 4000, कहाँ यहाँ पे 1000। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो पुराना यूनिट बना हुआ है उसी को प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में शो करना, नहीं, वो बिल्कुल नहीं। वो मैं वो कतन गलत है, वो वायलेशन है। अगर उसने कहीं पे पांड बनाया है, वो कहेगा नहीं यही पांड में इसको अब दिखाओ, दूसरे साल में दिखाऊंगा, तो वो गलत बात है। हाँ, अलबत्ता अगर उसको एक्सटेंशन वो देना चाहता हो, यानी उसको 2 कनाल उसका वाटर एरिया है, उसको 4 कनाल वाटर एरिया में तब्दील करेगा, तब उसको हम एक और यूनिट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमारे। ऐसा किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और क्वेरी मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि कई एप्लीकेंट हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस लगाई हैं, उनको स्टेटस नहीं पता चलता है कि स्टेटस जो है उनका है क्या उनको ये यूनिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो स्टेटस बताया ही नहीं जाता उन लोगों को। इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, बाज़ाब्ता इसमें होता है कि जब ये हम सिलेक्ट करते हैं बेनिफिशरीज़ को, उनको बाज़ाब्ता एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से लेटर मिलती है कि आपका यूनिट जो है सिलेक्ट हो गया, और उसको बाद में जो है एग्जीक्यूशन वही करता है, बेनिफिशरीज़ क्या करता है। यानी डिपार्टमेंट का कोई रोल बनाने में रोल नहीं होता है, बनाता वो खुद ही है। सिर्फ उसको हम टेक्निकल गाइडेंस देते हैं कि कैसे आपको बनाना है। बनाने के बाद जो है जब उसने तैयार किया, हम देखते हैं कि इसकी 100% जो है फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी फिज़िकल प्रोग्रेस है 100%, तो हम उसके अकाउंट में डीबीटी करके जो है पैसा जो है सब्सिडी का वो उसको डाल देते हैं, यानी हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। मतलब स्टेटस अगर किसी को अपना चेक करना हो तो वो कैसे? तो वो ग्रास वायलेशन है, वो उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसको पैसा डालना होता है बेनिफिशरी के अकाउंट में, वो उसको उसके सर पे आ जाता है। यानी हमारा बाज़ाब्ता प्रोसीजर होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पैसा देता है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के अकाउंट में चला जाता है। ये अब नया इन्होंने किया है सिस्टम जो बनाया है, PSN जो है इसका है एक मतलब डायरेक्ट वो DT होता है। यानी पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालता है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अकाउंट में, वहाँ से आ जाता है मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट के बाद चला जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अकाउंट में। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को उसी बेनिफिशरी को डालना होता है जिसका जो है यूनिट जो है फिजिकली जो है उसकी 100% प्रोग्रेस है। अगर उसकी कहीं पे भी कंप्लेंट, उसमें बाज़ाब्ता जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो देखती हैं, अगर कहीं पे कोई वायलेशन होती है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो ACB है, उन्होंने छापे डाले, उन्होंने देखा कि वहाँ पे 100% फिजिकल प्रोग्रेस है, तो वो चुप हो गए। ऐसी बात नहीं, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है इन जो है गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तो वो खुद भुगतेगा, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में चला जाएगा। एक और आपके ही डिपार्टमेंट का एक चौकीदार है जो हमारे पास आया था शिकायत लेकर, हमें थोड़ी ज़्यादा सबूत नहीं मिल पाए तो हम उसकी खबर नहीं चला पाए। उसका आरोप था कि एक फील्ड ऑफिसर जो है वो उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। उसको अटैच किया गया DC कार्यालय, तो लेकिन उससे 18 घंटे डे नाइट उससे काम करवाया जाता है और उसका HRA भी उसको नहीं दिया जा रहा। उसका नाम हम आपको बताएं तो सुमित कोडी उसका नाम है। तो ऐसी कोई जानकारी है, कुछ ऐसे किसी शख्स ने आपको शिकायत की है कि 18 घंटे उससे काम करवाया जा रहा है? नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे सुन रहा हूँ, तो मैं उसका नाम जो है नोट करूँगा अभी जी। तो मैं पूछूंगा वहाँ पे जहाँ पे इसकी पोस्टिंग है, अगर उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन वो हो रही है कुछ, तो मैं उसका बाज़ाब्ता नोटिस लेके उसका एक्शन करूँगा। तो ये मेरे पास अभी कोई शिकायत नहीं। अंत में मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, लोग तो कहते हैं कि 1 साल के अंदर फिशरी डिपार्टमेंट के जो नए फील्ड ऑफिसर हैं उनकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा लोगों को पहुँचा नहीं है।
तो कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं आने वाले समय में, कोई फील्ड ऑफिसर चेंज किए जा सकते हैं? देखिए मैं बता, जैसे आपने ये बोला कि फ़ायदा नहीं हुआ है, मैं आपको इसके बारे में एक खाका बताऊंगा आपको। खाका इस तरह मैं बताऊंगा कि पहले कितना काम हुआ था, पिछले एक दो साल में कितना काम हुआ है। अगर हम मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे जो फिशरमैन कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनके ये गरीबी की रेखा से नीचे अपनी गुजर बसर करते हैं, तो इनके पास जो है कमाई का जो है ज़रिया जो है यही फ़िशिंग होता है, और इनको रहने के लिए मकान भी नहीं होता है। ये बेचारे जो है आप देखेंगे कि ये कोई लकड़ियों के शेडों में रहते हैं या किसी जगह, इनकी बड़ी जो है जो रहन सहन होता है बड़ा मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। तो उनको हमने लास्ट ईयर तक तकरीबन 3500 ही मकान बनाए। यानी पिछले 2 सालों में बताऊंगा मैं आपको कि हमने 3000 मकान बनाए इनके लिए। अच्छा। और आज की डेट में अब हमें कोई मकान, हालांकि इसमें जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कि ये मकान हमें देना होता है उस बेनिफिशरी को जिसके पास घर नहीं होता है, जो घर के बगैर होता है। जिसको घर होगा उसको ये नहीं मिलता है। तो आज की डेट में अब मुश्किल, हम सरेंडर कर रहे हैं ये मकान, क्योंकि हमें अब बेनिफिशरीज नहीं मिल रहे हैं कि जिनके पास मकान नहीं है। तो यानी पिछले 2 सालों में कितना किया हमने, कहाँ 35, जब से फिशरीज डिपार्टमेंट वजूद में आया तब से 3500 मकान बनाए, और पिछले 2 सालों में हमने 3000 मकान बनाए। तो ये नहीं है हमारी प्रोग्रेस है। तो इसी तरह से मैं अगर बताऊंगा आपको कि हमने, अगर हम ट्राउट का जो है हमारी स्कीम है, ट्राउट कल्चर की स्कीम, वहाँ पे, और इसमें काफ़ी रिटर्न है, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें हमने लास्ट ईयर तक, मतलब जब से हमने इसको हम प्राइवेटाइजेशन में आए हैं, 650 मकान बनाए। पिछले 2 सालों में हमने 400 मकान बनाए। ये 400 ये कहते हैं रेसवेज बनाए, फॉर्म बनाए। यानी 650 ही हमने फॉर्म बनाए थे, लेकिन पिछले 2 सालों में 400 फॉर्म बनाए हमने स्टेट में ट्राउट कल्चर में। इसी तरह से मैं बताऊंगा आपको कि हमने कार्प सेक्टर में भी तकरीबन 400 यूनिट बनाए पिछले 2 सालों में। तो इसी तरह से हमने कुछ हैचरीज बनाए, और हमने एक रैस के 2 यूनिट बनाए, जिसमें एक सब्सिडी कंपोनेंट काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो वो हमने तकरीबन जो है 2 यूनिट हमने बनाए, और उसमें तकरीबन एक बेनिफिशरी को जो सब्सिडी कंपोनेंट होता है वो 30 लाख रुपए तक चला जाता है। और इस साल हम और बनाने जा रहे हैं जी। तो इसी तरह से हमने बायोफ्लॉक, जो एक नया कंसेप्ट है, जो पहले स्टेट में था ही नहीं, इसमें एक फ़िश को हम रियर करते हैं जिसको पेंगेशस जो नाम है, जो हम अभी रियर नहीं करते थे। और हमने इसके लास्ट ईयर हमने 7 यूनिट, इस साल हम तकरीबन 40 यूनिट बनाने जा रहे हैं। तो उसका काम चल रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारी स्कीमें हमने अमलाई। मैं कितनी स्कीमों का आपका जिक्र करूं। मतलब तो आप कहते हैं कि डिपार्टमेंट पिछले साल से पीछे चला गया कि आगे चला गया। हम नहीं कहते हैं, फील्ड में जो लोग हैं, फील्ड में लोगों को जो है, उनके पास, देखिए हमारे डिपार्टमेंट की एक बदकिस्मती है कि हमारी जो है अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस लोगों में नहीं है इतनी जितनी बाकी डिपार्टमेंट्स की होती है। तो जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, या मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन, वो इतना नहीं है। जब से मैं डायरेक्टर बना हूँ तब से मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए मीडिया में। मैं मीडिया में चला जाता हूँ, मैं खुश होता हूँ। आप मेरे पास आए, मैं बड़ा खुश हो गया कि आपने एक मिनट ये प्लेटफॉर्म दिया, ताकि आपकी वसातत से ये बात जो है आम लोगों तक पहुँचेगी कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। जी जी। जैसे जैसे हम कितना भी अच्छा काम करेंगे और लोगों तक वो ना पहुँचे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। तो काफ़ी पिछले 2 सालों में आपको मैं बताऊंगा कि कश्मीर में, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे या जम्मू की बात करेंगे, कश्मीर में कि मैं कह रहा हूं कि ट्राउट कल्चर ज़्यादा होता है। हाँ, तो कश्मीर में वो फिश जो थी वो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट हुआ करती उतनी वहाँ पे लोगों को मिलती नहीं थी। और आज की डेट में आपको मैं कह रहा हूँ कि आज लोगों को जो है इतनी फिश है वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर से आती है, अब लेने वाले लोग नहीं हैं।
अब हम परेशान हैं कि हम किस तरह से ये बाहर के स्टेट्स को ये मछली पहुंचाएं। और हम लगे हुए हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जो काफ़ी सारी स्कीमें बनाई थी इसके लिए, मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं किए। और इस साल उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम इसको अपने प्लान में रिफ्लेक्ट करेंगे और बहुत सारे पैकेजिंग यूनिट्स बनाएंगे और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएंगे, क्योंकि एक फ़िश जो है ये एक हाईली पेरिशेबल कमोडिटी है। इसको जो है बाहर भेजने के लिए पहले हमें पास वो जो है साजो सामान होना चाहिए ताकि ये वहाँ फ्रेश कंडीशन में पहुँचे। अगर वो सामान नहीं होगा हमारे पास, जैसे पैकेजिंग इसको अच्छी तरह से नहीं हो जाएगी और उसको जो है डिफ्रीजिंग नहीं हो जाएगी, तो ये रास्ते में ही ख़राब हो सकती है। और हमने रिसेंटली हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने वो लुलु ग्रुप जो है वहाँ जो है दुबई में, उनके साथ एक MOU किया है। हम वहाँ भी दुबई में भी अब ये ट्राउट फिश को भेजने जा रहे हैं। तो ये हमारी स्टेट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी है, स्टेट की कारकर्दगी है, ये नहीं है। अब लोगों को ये बातें उन तक नहीं पहुँच, उनकी रसाई नहीं होती हमारे डिपार्टमेंट के साथ, तो वो कहेंगे बेचारे, कह सकते हैं कि नहीं जी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हो रहा है। अंत में मैं 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो आप लोगों को अंत में ये जानकारी दे दें कि कौन कौन सी फ़िश जो है जिसका शिकार करना बैन है और उन पर कार्रवाई हो सकती है, वो आप बता दें। और दूसरा, एप्लीकेंट जो हैं वो किस तरह से एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, जो लाभार्थी हैं वो कैसे ये कर सकते हैं। देखिए मैं अर्ज़ करूँगा आपको कि जो आप ये कहते हैं फ़िश कोई बैन नहीं है। फ़िश बैन अगर है वो सीड, क्योंकि सीड जो आप छोटी मछली, सीड क्यों बैन है? बैन इसलिए है कि अगर हम सीड ख़त्म करेंगे, अगर किसी का भी बीज हम ख़त्म करेंगे तो आगे वो मछली कहाँ दिखेगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी। जब बीज ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर मछली, और उससे नुकसान भी है, क्योंकि अगर छोटी मछली से उसको कितना रिटर्न मिल सकता है, यानी अगर वो कितना भी वहाँ से सीड निकालेगा तो वो नुकसान ही है और उसको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगर वो उस सीड को रहने देगा वहाँ पे, तो वो उसका वहाँ पे जो है ग्रो करेगी, वहाँ पे बड़ी मछली बन जाएगी, उसको फ़ायदा भी होगा और ये मछली जो है कम भी नहीं हो जाएगी। तो इसी तरह से अब हमें बैन कहाँ पे है? बैन हमने कुछ जहाँ आपको मैं अर्ज़ करूँगा कि कहीं पे टेंपल है, कहीं पे टेंपल है, वहाँ पे लोगों को कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसके साथ, उस टेंपल के साथ। वहाँ पे वो फ़िश को एक देवता मानते हैं, तो हमें कोई इजाज़त नहीं देता है कि हम उनकी सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट करें, वो हमें कोई नहीं इजाज़त देता। तो हमने वहाँ पे बाज़ायदा बैन किया हुआ है कि वहाँ पे कोई मछली नहीं पकड़ सकता है, तो वो लोगों को सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। वहाँ पे पकड़ने पर कार्रवाई भी हो सकती है, बाज़ायदा कार्रवाई। हमने इसको सेंचुरी बनाया है, सेंचुरी करार दिया है। सेंचुरी होता है कि वहाँ पे मछली पकड़ना जो है टोटली बैन होता है, कोई नहीं बैन सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो नहीं पकड़ सकता है मछली, तो उसको बाज़ायदा ज़ाब्ते के साथ कार्रवाई की जा सकती है। और अंत में एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेंट्स में देखिए हम कहते हैं कि जिसके पास मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर कोई फॉर्म बनाना चाहता है, उसको पहले देखना चाहिए कि उसके पास ज़मीन अवेलेबल है। अगर उसके पास ज़मीन है, लेकिन माल की ज़मीन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी लैंड। अब किसी के पास कोई घास चराई है, सरकारी ज़मीन है, वो वहाँ पे हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कभी सरकार ने वो ज़मीन वापस ले ली उससे, तो वो यूनिट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे वो नुकसान हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे वो हम इस पर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं उसको ये यूनिट अलाट करने में, अगर उसको माल की ज़मीन ना हो। दूसरी बात है, वो यहाँ बेचारा, अगर वो बेचारा बेरोज़गार है, वो अप्लाई कर सकता, कोई भी हो, उसमें कोई हम नहीं रखते हैं कोई उसकी जो है कि उसको ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, इसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। अगर किसी के पास ज़मीन है, वहाँ पे पोटेंशियल है, वहाँ पे फिजिबिलिटी है, एक यूनिट बन सकता है, तो हम उसको तुरंत जो है सैंक्शन कर दें। वो सिर्फ अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जो है एप्लीकेशन दे सकता है। अगर अभी भी कोई है आपकी नज़रों में, कोई बनाना चाहता है, अगर उसको नहीं मिल रहा है, तो मेरे नोटिस में अगर वो लाएगा तो मैं उसकी तुरंत कार्रवाई करके उसको अलॉट करूँगा। शुक्रिया सर, हमें जानकारी देने के लिए और अच्छी चीज़ें बताने के लिए कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो फील्ड में किस तरह से वर्क कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो ये फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे हमारे साथ बशीर अहमद बर्ची, जो हमें जानकारी दे रहे थे। और पिछले कुछ समय से जो लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और हम कवरेज भी कर रहे थे
कि देव स्थानों के ऊपर मछली मारी जा रही है। जो छोटी छोटी मछली होती है, जो सीड होते हैं, उन्हें लोग मारकर बेच रहे हैं। तो इनका ये साफ तौर पे कहना है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और जो भी इन्होंने बातें बताई उसके ऊपर अगर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।